आप सभी को रिपोर्टर जी की राम राम। हरियाणा में बीजेपी कितनी सीट पर बाजी मारेगी और कांग्रेस कितनी सीट पर कब्जा कर पाएगी, इसको लेकर सभी की अलग अलग राय है। कहीं से आवाज आ रही है कि बीजेपी एक बार फिर 10 की 10 सीट ले सकती है, तो कोई कह रहा है इस बार 2 से 3 सीट पर नुकसान हो सकता है। तो वहीं कईयों की राय है कि कांग्रेस ने ज्यादातर सीटों पर मामला फंसा रखा है। खैर ये सब 4 जून को साफ हो जाएगा, क्योंकि इस दिन रिजल्ट आना है। लेकिन इस बार के चुनाव में 5.5% कम वोटिंग के साथ ही 65% ही वोटिंग हुई है। पिछले 2 चुनाव में जिस तरह एक तरफा हवा बह रही थी, वैसा इस बार नहीं दिखा। वोटिंग के बाद 10 सीटों में से 7 सीटों पर कड़ा मुकाबला दिख रहा है। चलिए एक एक कर हरियाणा की सभी 10 सीटों की डिटेल विश्लेषण करते हैं। कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। इस चुनाव में किसान आंदोलन के कारण समीकरण बिगड़ा हुआ है। 2019 में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट रोहतक को छोड़ दे तो अन्य सभी सीटों पर भाजपा कैंडिडेट ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। रोहतक पर बीजेपी की जीत का मार्जिन महज 7500 वोट का था। हालांकि इस बार स्थिति ऐसी नहीं लग रही है। 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है। हरियाणा का यह पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें 2 सीटों को छोड़कर अन्य 8 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र सीट पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा आईएनएलडी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं हिसार पर भाजपा कांग्रेस के अलावा आईएनएलडी और जजपा के कैंडिडेट ने मुकाबले को रोचक किया है। हिसार सीट पर एक ही परिवार के 3 सदस्य आमने सामने हैं। भाजपा कैंडिडेट रंजीत चौटाला ने रिश्ते में लगने वाली बहू भाजपा की नैना चौटाला और आईएनएलडी की सुनैना चौटाला के खिलाफ वोट मांगे हैं। इस चुनाव में किसान आंदोलन ने समीकरण बिगाड़ा है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी रही जहां के वोट प्रतिशत पर किसान आंदोलन का असर दिखा। इसमें भिवानी महेंद्रगढ़ जहां की 65.30% और हिसार में 64.07% मतदान को माना जा रहा है। यहाँ पर शहरों में मतदान कम हुआ है और गाँव में अधिक लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। वहीं रोहतक में 64.6% और सोनीपत में 62.3 तक ही पहुंच पाया है, जबकि यहां अधिक मतदान की संभावना थी। सबसे अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले खुफिया विभाग ने भी रिपोर्ट दी थी कि प्रदेश की 7 सीटों पर किसान आंदोलन का सीधा असर दिखेगा। मतदान प्रतिशत भी कुछ इसी तरफ के संकेत दे रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं भाजपा यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच किस तरह के समीकरण इन सभी 10 सीटों को लेकर बन रहे हैं। अंबाला की बात कर रहे हैं। रूरल एरिया में बढ़ी वोटिंग ने भाजपा की यहां पर टेंशन बढ़ाई है। यहां के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग बढ़ने से भाजपा की चिंताएं बढ़ी है। साढौरा, मुलाना, जगाधरी व नारायणगढ़ में वोटिंग प्रतिशत 70 के पार हुआ था। इसमें जगाधरी में सिर्फ बीजेपी विधायक है, अन्य 2 विधानसभाओं में कांग्रेस के एमएलए है। इसके साथ ही भाजपा के लिए चिंता की बात यह भी है कि पंजाब से सटे ग्रामीण इलाकों में भी वोटिंग प्रतिशत शहरों के मुकाबले ज्यादा रहा। यानी कि ये माना जा रहा है कि क्या यहाँ जो ग्रामीण वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, तो ऐसे में मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ सकती हैं। किसानों के लिहाज से अंबाला सीट पहले ही सेंसिटिव रही है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान कई बार भाजपा कैंडिडेट के साथ ही उनकी पार्टी के बड़े चेहरों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंबाला में 67% वोट हुई। 2019 के मुकाबले यहां 4.19% की गिरावट दर्ज की गई। चलिए बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र पर कड़े मुकाबले में बीजेपी कैंडिडेट नवीन जिंदल फंस गए हैं। इस सीट पर 60.20% वोटिंग हुई थी। यह 2019 के मुकाबले 8.08% कम है। जिंदल के खिलाफ इंडी गठबंधन ने आप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। गुप्ता को आपके साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का साथ मिला। इसके अलावा इनेलो के अभय सिंह चौटाला और उनके समर्थन में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुकाबले को और रोचक बनाया। लाडवा, शाहाबाद और रादौर में वोटिंग का प्रतिशत भी अन्यों के मुकाबले ज्यादा रहा। यहाँ सभी कांग्रेस के विधायक है। चलिए बात करते हैं हिसार की। हिसार सीट पर इस बार शुरू से मुकाबला आमने सामने का था, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की डेट नजदीक आती गई, कांग्रेस के जेपी अलग थलग पड़ गए। उनके प्रचार में किसी बड़े नेता का साथ नहीं मिल पाया। इसके साथ ही आईएनएलडी, जेजेपी जितनी वोट हासिल करेगी, इससे सीधा नुकसान कांग्रेस को पहुंचेगा। हालांकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आईएनएलडी उम्मीदवार सुनैना चौटाला की भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के आवास पर मुलाकात ने समीकरण को बदल कर रख दिया।
इस बार कम मतदान हुआ। सियासी जानकारों का कहना है कि इस सीट का परिणाम सीधे तौर पर नारनौद, उचाना, उकलाना के मतदाताओं पर निर्भर है। यहाँ इस बार करीब 64% मतदान हुआ है। 2019 में 72.43% मतदान हुआ था। चलिए बात करते हैं करनाल की। क्या करनाल में मनोहर लाल खट्टर इतिहास रच पाएंगे? क्योंकि इस बार सबकी नजर करनाल पर है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ से 10 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा। खट्टर ने 2014 में करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में ही जीत गए। इसके बाद फिर 2019 में वह जीतकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके बढ़ते कद को देखते हुए इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर लोकसभा का टिकट दिया। यदि वह यहां से जीतते हैं तो निश्चित तौर पर इतिहास रचेंगे। हालांकि यहां पर 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में 5.14% की गिरावट आई है। इस चुनाव में यहाँ 63.20% मतदान हुआ है। सोनीपत के हाल की बात करते हैं। सोनीपत में मुकाबला रोचक माना जा रहा है। इसकी दो बड़ी वजह है। एक यह है कि यहाँ पहली बार किसी बड़े राजनीतिक दल ने जींद जिले के उम्मीदवार को बनाया। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है। यह जींद से ही आते हैं। वहीं भाजपा ने विधायक मोहनलाल बड़ोली को उम्मीदवार बनाया। इस बार यहाँ 62.20% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले यह 8.82% कम है। बीजेपी के लिए यहाँ चिंता की बात यह है कि यहाँ के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में गांव के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। यहाँ जींद, जुलाना और सफीदो विधानसभा निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सिरसा किसान आंदोलन क्या यहाँ समीकरण बिगाड़ सकते हैं? हॉट सीटों में सिरसा का भी नाम रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी सिरसा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यहाँ 59% वोट हुई है। हालांकि 2019 के मुकाबले 6.98% की गिरावट देखी गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि सिरसा ही एक ऐसी सीट रही जहां सबसे ज्यादा असर किसानों का दिखाई दिया। यही वजह रही कि यहाँ के शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान हुआ। वोटिंग के इस ट्रेंड को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। भाजपा के आंतरिक सर्वे में सिरसा की रिपोर्ट अच्छी नहीं बताई जा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ भाजपा कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई। भिवानी महेंद्रगढ़ में गिरे वोटिंग प्रतिशत को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों टेंशन में है। 2019 के मुकाबले यहां पर 5.27% कम वोटिंग हुई है। कुल 65.20% वोटिंग हुई है। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के लिए आए थे। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया था। इसके बावजूद यहां मतदान के प्रतिशत में गिरावट आई है। यहाँ के अहीर और जाट बाहुल्य इलाकों में भी मतदान मिला जुला दिखा। इसको लेकर कांग्रेस टेंशन में है। भाजपा इसलिए भी संतुष्ट है क्योंकि बीजेपी पहले भी जाट वोट को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं थी। चलिए बात करते हैं सबसे हॉट सीट यानी कि रोहतक की। इसकी वजह यहाँ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे राज्यसभा सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा है। 2019 में वह भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा से कड़े मुकाबले के दौरान मात्र 7500 वोटों से हार गए। इस बार दीपेंद्र के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यहां की हार जीत मायने रखती है। दीपेंद्र को पिछले चुनाव में कोसली से बड़ा झटका लगा था। इस बार 62.50% मतदान हुआ है। 2019 के चुनाव के मुकाबले यहां करीब 9.5% की गिरावट आई है। 2019 में यहां 71.93% वोटिंग हुई थी। महम में इस बार अच्छी वोटिंग हुई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा 69% वोटिंग हुई है। इसको लेकर भाजपा चिंतित है। रोहतक शहर में भी कम वोटिंग ने डॉक्टर अरविंद शर्मा की चिंताएं बढ़ाई है। चलिए अब बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम सीट से कांग्रेस ने राज बब्बर को कैंडिडेट बनाया। इनके सामने भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है। यहाँ भी 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। इस बार यहाँ पर 60.60% ही वोट पड़े, जो 6.73% की गिरावट है। सबसे ज्यादा वोटिंग रेवाड़ी में यानी कि 64.1% हुई। इसको लेकर बीजेपी खुश है। हालांकि मेव बाहुल्य इलाकों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के कारण कांग्रेस काफी खुश है। पिछले चुनाव में भी मेव कांग्रेस के पक्ष में थे। इस बार भी राज बब्बर ने मेव के सहारे इस सीट पर कड़ा मुकाबला बनाने की कोशिश की। चलिए अब बात करते हैं फरीदाबाद के समीकरणों। फरीदाबाद सीट 2019 में जीत के अंतर के मामले में देश में तीसरे नंबर पर थी। इस बार यहां मतदान कम हुआ है। कुल 59.70% वोटिंग हुई है। यह 2019 के मुकाबले 4.40% कम है। यहाँ के जाट बाहुल्य इलाकों में वोटिंग ज्यादा हुई है, जिनसे कांग्रेस ज्यादा उम्मीद लगा रही है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर चिंतित है। इस बार जाट नेताओं ने भी एकजुट होकर भाजपा के विरोध में मतदान करने की अपील की।
तो ये था हरियाणा में 10 की 10 सीटों का समीकरण। तो आपको क्या लगता है, इस बार बीजेपी 10 की 10 सीट जीत पाएगी या कांग्रेस ने सच में ही मुकाबले को रोमांचक और कड़ा किया हुआ है? खैर, 4 तारीख का इंतजार और तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हरियाणा के इन समीकरणों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।